नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं महासमर का मुद्दा। और मुद्दा यह है कि कैंपेन के बाद अब जिस घड़ी का इंतजार होता है वो होती है वोटिंग, और उसी के लिए सारी कवायद की जाती है, क्योंकि वोटिंग जब होती है तो रिजल्ट उसी का आता है। राजस्थान का महासमर काफी कुछ अलग हटके रहा। 1800 से ज्यादा उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं, 80 पार्टियां हैं। लेकिन पूरा कैंपेन के दरमियान ये इलेक्शन अगर हम देखें तो अशोक गहलोत बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे आकर के ठहर गया। मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा, दोनों तरफ से बार खामोशी रही। लेकिन अंदाजा साफ लगाया गया कांग्रेस की ओर से कि अगर मेजोरिटी में आती है कांग्रेस, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अभी तक भी पत्ते क्लियर नहीं है। गुटबाजी वजह हो सकती है या ऊपर की रणनीति हो सकती है। कहा भी यही जाता है बीजेपी की ओर से कि जहां हमें लगता है हमें कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहिए फेस के रूप में, और जहां लगता है कि नहीं करना चाहिए तो नहीं किया जाता है। चले 3 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। द स्टेट्समैन के एग्जीक्यूटिव एडिटर आदित्य कांत जी हमारे साथ दिल्ली से हैं, राजीव जैन जी जयपुर से हैं, और प्रमोद वशिष्ठ जी चंडीगढ़ से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। राजीव जी, आपके पास में आना चाहूंगा। आपने इलेक्शन बहुत नजदीक से और पूरा देखा है। इस इलेक्शन में कुछ ऐसी चीजें भी लगती हैं, भीतरी घात, त्रिकोणीय संघर्ष, उसने उसको मात देने के लिए उसका सपोर्ट किया, ये सारी चीजें बहुत सारी सुनते हैं। और क्या लगता है कि जो सियासी क्षत्रप है वो अपने मोहरों को फिट करने के लिए या जीत का पासा फेंकने के लिए सारे हथकंडे अपनाए गए हैं? देखिए योगेंद्र जी, जो चुनाव हो रहा है, कल जो वोट डलेगा, अपन आपने और हमने सबने देखा 20 दिन या 19 दिन दिवाली के बाद इसने गति पकड़ी। चुनाव प्रचार अभियान की मैं बात कर रहा हूँ। जैसा आपने कहा कि किस तरीके से भीतरघात, त्रिकोणीय, चतुष्कोणीय, वो सब एक अपनी जगह है। चुनावी मुकाबला है, चुनाव हर कोई लड़ सकता है। राजनीतिक दल तो अपने हिसाब से लड़ते ही हैं, वो अपने उम्मीदवार तय करते हैं। लेकिन इस बार का जो प्रचार अभियान देखा मैंने, वो बड़ा एक संतुलित अभियान था। कहीं भी आपने भी देखा होगा, कहीं हिंसा की घटना नहीं हुई। नामांकन रैलियां बड़ी बड़ी हुई, बड़ी जनसभाएं हुई, रोड शो हुए, नुक्कड़ सभाएं हुई, सब तरीके की चीजें हुई। लेकिन एक अच्छी चीज ये रही कि बिल्कुल सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रतिद्वंदी दल, कहीं टकराव भी होता है उनके समर्थकों के बीच, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं में, लेकिन इस बार वो कहीं देखने को नहीं मिला। कहीं पुलिस को कोई बल प्रयोग भी नहीं करना पड़ा। तो इस लिहाज से देखा जाए, जो प्रचार अभियान था बहुत एक अच्छा शानदार चला। नेताओं ने, राजनीतिक दलों के नेताओं ने आके अपनी अपनी बात की, वादे, घोषणा पत्र, संकल्प पत्र सब चीजें जारी हुई। उसके अलावा जो मतदाता ने, मैंने एक चीज नोट की, जो अब विजेता तो मतदाता ही रहेगा, कल उसका दिन है मतदाता का। उसने सभी राजनीतिक दलों को, उनके नेताओं को बड़े गौर से सुना, उनकी चीजों को भी देखा। उनके वादे, घोषणा पत्र में जो उन्होंने किए है, वो जारी किए, उनका बड़ा उसने अध्ययन भी किया। ऐसा नहीं है, उसने सब चीजों को नापा तोला। इसके साथ एक और मैं एक नई चीज इस बार देख रहा हूँ कि मतदाता जो बात करता है, आप और हम जब निकलते हैं फील्ड में, बात करते हैं मतदाता से, तो उसने राजनीतिक दलों की चीजों को तो देखा ही, साथ में अपने जो स्थानीय स्तर पे उम्मीदवार रहे उनकी छवि का भी आकलन किया। मैंने इस चीज को भी कई जगह देखा, राजनीतिक दलों ने उम्मीदवार खड़े कर दिए, कोई भारी है, कोई कहाँ है, कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप उनमें रहते हैं। वो राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से उम्मीदवार तय करते हैं, लेकिन मतदाता जब देखता है तो उसकी छवि का भी आकलन उसने किया। कई जगह, जयपुर शहर में, कोटा में और बड़े शहरों में, तो मेरे को एक महसूस ये हुआ कि बगल वाली सीट, एक ही शहर की जो 2 सीटें हैं, उनमें अलग अलग मतदाता का वो रुझान था। वो राजनीतिक दल तो पसंद कर रहा था, लेकिन अपने उम्मीदवार को जो उस राजनीतिक दल ने दिया है उसके प्रति उसकी कई नाराजगी भी सामने थी। उसका कहना था इसकी छवि ठीक नहीं है। हो सकता है उस मतदाता के लिहाज से उसकी छवि ठीक नहीं हो, लेकिन जो कैंपेन चला वो तो एक तारीफ काबिल है। जो इस राजस्थान में इस बार कैंपेन चला वो तारीफ काबिल है। निश्चित तौर पे सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। अब निर्णय मतदाता को करना है, तो वो निर्णय अपना कल सुनाएगा और 3 तारीख को हम सबके सामने उसका फैसला भी आ जाएगा। जी योगेंद्र, बिल्कुल, ये फैसले की घड़ी कही जा सकती है। आदित्य जी, आपके पास में आना चाहूंगा। वाकई यहाँ पे कैंपेन अगर हम बात करें कि जिस तरह से दीपावली एक हो रहा, क्योंकि बड़ा त्योहार है भारतवर्ष का, उसके कारण उसके बाद में किसी ने ये कहूं कि रेस्ट नहीं किया।
प्रधानमंत्री हो चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हो, होम मिनिस्टर, जो भी हो, जिसने भी जो ताकत लगानी थी वो लगाई पूरी तरह से। लेकिन यहाँ पे एक गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों यानी इसी साल मार्च से हमारे यहाँ पे जातियों के रैली और सम्मेलन शुरू हुए। पहले जाट सम्मेलन हुआ, केसरिया सम्मेलन राजपूत समाज का हुआ, वैश्य समाज, सैनी समाज, एससी वर्ग, एसटी, सबके सम्मेलन, ब्राह्मण समाज, सबके। कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन हैं आपके पास में कि वाकई इन सम्मेलनों का इस चुनाव पे कुछ असर पड़ रहा हो, यानी कि जातिवाद जिसको संविधान में सबसे बड़ा लोकतंत्र का खतरा बताया है, इस बार उसका बोलबाला रहा। यूं तो हर बार हर स्टेट में रहता है, लेकिन राजस्थान की कुछ इस तरह की चर्चाएं रही। हाँ जी, देखिए योगेंद्र जी, इसमें इस बार ये सारी चर्चाएं हो रही हैं, और जैसे हम पिछले इलेक्शंस में हमने साथ भी किया, हम देखते रहे हैं कि कई बार कोई ना कोई एक या दो क्रूशियल मुद्दे रहते थे जो कि जिनके बारे में डिस्कशन होती थी। लेकिन इस बार क्या है कि इन सब मुद्दों के ऊपर चर्चाएं हो रही हैं, और जो इनको हम पुरानी पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव में देखें तो वो भी एक फैक्टर रह रहा है। जैसे कि अब कल ही मोदी जी ने जैसे एक बहुत बड़ा एक जिसको एक टर्निंग फैक्टर के हिसाब से यहाँ देखा जा रहा है, उन्होंने जो सचिन पायलट जी के बारे में और उनके पिताजी के बारे में एक जो बयान दिया है, उसको एक बहुत बड़ा राजनीतिक विश्लेषण के हिसाब से विशेषज्ञ उसको बहुत ही एक मास्टर स्ट्रोक को भी देख रहे हैं कि वो एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, गिवन द फैक्ट कि राजस्थान में अगर हम पिछले इलेक्शंस के रिजल्ट का जो वोट शेयर देखें वो कितना कम है, कांग्रेस और बीजेपी का जो मार्जिन है आई थिंक 0.53% के आसपास है। तो उसमें कहीं भी हम इस चीज को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि जो कास्ट फैक्टर है, चाहे वो किसी भी तरह से है, किसी भी पर्टिकुलर तबके का है, वो एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा। लेकिन इसमें एक चीज से हम डिनाई नहीं कर सकते कि क्या वो पूरे के पूरे, चाहे वो कास्ट है, चाहे वो रीजन का कोई सेक्शन है, क्या वो बल्क में एक ही पार्टी की तरफ जाएंगे, जो नॉर्मली बल्क में तो नहीं होता है, क्योंकि उसमें इंटरनल ही जातियों के बीच में भी और फैक्टर्स आ जाते हैं कि किसी कैंडिडेट के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा हो गई है या किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के फेवर में ज्यादा है। लेकिन फिर भी अब क्योंकि इतनी थिन मार्जिन से पिछला जो रिजल्ट रहा है और इतने बीच में फैक्टर्स और भी जुड़ते गए हैं, चाहे वो शुरू की हमने जो लिस्ट देखी है, फर्स्ट लिस्ट जैसे बीजेपी की आई थी, या उसमें बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, या इवन कांग्रेस की लिस्ट को रिलीज करने से पहले बहुत ज्यादा पार्टी के अंदर ही बहुत खींचतान हुई थी। तो अब क्या उन सारे फैक्टर्स के सामने कास्ट का जो मुद्दा है वो कितना क्रूशियल रहने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और मुझे अभी डाउट है कि हम पिन पॉइंट कर पाएंगे जब 3 तारीख को डिस्कशन होगी या रिजल्ट आएंगे कि क्या एक फैक्टर रहा था, बट जरूर डेफिनेटली कुछ तबकों में, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऑब्वियसली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आई थिंक मोदी जी ने जो कल बात कही है वो चीज भी एक जिसको ऐसा लग रहा था कि कहीं टू ए ग्रेट एक्सटेंट स्पेसिफाई कर दिया गया है। जो हमने इमेजेस देखी थी सचिन पायलट जी की और गहलोत जी के साथ में, राहुल गांधी ने कहा था कि अब साथ दिख ही नहीं रहे, साथ हो भी गया है, तो कहीं भी ऐसा लग रहा था कि वो ऑन द फेस ऑफ इट के काफी स्पेसिफाई हो चुका है, शायद ये इशू ना रहे। तो अब डेफिनेटली ये मुद्दे रहने वाले हैं। अब कौन सा एक मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये हम आई थिंक बाद में थोड़ा ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे वंस रिजल्ट जब बाहर आ जाते हैं। बिल्कुल प्रमोद जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। वैसे तो हर इलेक्शन के अंदर तुरुप के पत्ते फेंके जाते हैं। मैं भी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट देखा मैंने, अशोक गहलोत राजस्थान के मैप को यूं लेके बैठे हैं और उसमें लिखा भी है उन्होंने। दूसरी तरफ एक भावुक पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले ही प्रदेश की जनता के नाम लिखा। कई कैंडिडेट्स के, वो बहुत छोटी बात होगी, इंडिविजुअल ऑडियो वीडियो आ रहे हैं, किसी के पैसे बांटते हुए के वीडियोज आ रहे हैं। तो सोशल मीडिया का जमाना है, क्या वास्तव में राजनीतिक दलों को भी थोड़ा सा सलीके से समझ रखनी चाहिए कि हाँ जमाना आपको देख रहा है? देखो योगेंद्र जी, सोशल मीडिया की जो आप बात करें तो ये कोई चुनाव में नई बात नहीं रही। आप ये देखेंगे जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, उन्होंने अपने 3 साल के बाद ही अपने सांसदों को बुलाकर ही पहली मीटिंग ली थी कि सोशल मीडिया आप डेवलप करें, अपनी फेसबुक, ट्विटर या अकाउंट। उन्होंने सारा काम उनसे शुरू करा दिया था पूरी तरह। और खुद नरेंद्र मोदी भी इसमें बड़े ही रुचि लेते हैं सोशल मीडिया की में। तो जो ये चल रहा है इसमें तो निश्चित रूप से अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज्यादा सोशल मीडिया का वो है। लेकिन इसमें इस बार ये हुआ है कि अगर किसी ने कोई पोस्ट डाली है
तो उसको फिर लोग ये सही है या नहीं है, सही है या नहीं है, ये चर्चाएं आज फील्ड में ये बहुत ज्यादा ये रही कि लोगों को अभी सोशल मीडिया पे उतना विश्वास नहीं रहा कि किसी ने पोस्ट वैसे डाल दी, क्या क्या सही है, नहीं हुई तो क्या होगा। तो उसको सही करने में उसको ज्यादा पोस्टें इस तरह से गायब सी हो गई पूरी तरह से। जैसे ये चुनाव पूरी तरह से आप देखें तो पहले गहलोत जी की 7 गारंटी और मोदी जी के हिंदुत्व पर चल रहा था तो 3 दिन पहले, लेकिन कांग्रेस ने या फिर सचिन पायलट जी ने खुद उनको, मोदी जी को मौका दे दिया, बीजेपी को, उनके जो रणनीतिकार हैं, उनके जो थिंक टैंक है, उनको ये लगा कि पिछली बार तो प्रदेश अध्यक्ष जो थे सचिन पायलट तो बड़ी जोर शोर से लगे हुए थे चुनाव में, इस बार ये बहुत कम क्यों लग रहे हैं। तो ये मौका तो खुद सचिन पायलट और कांग्रेस ने उनको दिया और वो इसको बोल गए। तो हालांकि गहलोत जी ने उस पर एक मुद्दा फेंका गुजराती मारवाड़ी का कि भाई ये वहाँ गुजराती का वो कर देते, यहाँ मारवाड़ी की, मैं तो मारवाड़ी हूँ, वो थोड़ी लोगों से जुड़ने का प्रयास गहलोत जी ने भी किया, लेकिन शायद वो बहुत ज्यादा देरी हो चुकी। 22-23 जो सीट गुजरों की है वो इस बात को जो पायलट जी का उन्होंने खुला ये बोल के कि अगर गांधी परिवार से कोई गलती की जाता है तो वो आदमी मर जाता है, तो उन्होंने क्लियर नहीं कहा पायलट राजेश पायलट जी का, लेकिन 2 लाइन बाद नाम ले दिया कि राजेश पायलट से का बदला सचिन पायलट से निकाल रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं पूरी, और ये सोशल मीडिया पर इतनी जबरदस्त वायरल है। आप ये देखें कि बस गहलोत जी के तो 7 गारंटी चल रही हैं और उदयपुर का कांड चल रहा है, फिर तन से जुदा जो बार बार बोल रहे हैं। और यहाँ पे इसमें विशेष चुनाव में विशेष बात ये भी रही कि भारतीय जनता पार्टी में तो राजस्थान की लोकल लीडरशिप तो गायब ही रही। लोकल लीडरशिप को इतना ध्यान नहीं, मोदी जी, अमित शाह जी, बाबा योगी आदित्यनाथ जी और राजनाथ जी, इनका ही ज्यादा, इनके आक्रामक बयान रहे। राजनाथ जी कम रहे थोड़े, लेकिन बाबा के और इनके बिल्कुल खुले बयान रहे पूरी तरह से, जो पूरी तरह सोशल मीडिया का हो या अखबारों का हो, पूरे छाए रहे। और आप ये देखें कि अगर आप बात करें तो अखबारों को भी फिर ये देख के कि सोशल मीडिया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, अपनी स्ट्रेटेजी को ले जाना पड़ा जब विज्ञापन नहीं मिले। तो भास्कर में 2 नाम नहीं लेना चाहिए, चल ले में 2-3 पेज तो ऐसे लगे ये करौली कांड है, ये कन्हैया लाल कत्ल हुआ है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के विज्ञापन के जो पेज थे वो लोगों ने सोचा कि खबरें हैं, तो पुरानी जो घटनाएं जितनी भी हुई रिकॉल हुई, ये सारी हुई। तो उन्होंने 2 दिन तक जो एक कैंपेन चलाया तो लोगों में इसका ही बड़ा वो पड़ा। इन्होंने पूरी तरह से चुनाव को हिंदू मुस्लिम पे मोड़ने का जो पूरा प्रयास किया, तो लास्ट में जो घुमा है, लेकिन जो भी जो सर बता रहे थे, तो ये फैक्टर जो है 22-23 सीट का पायलट का। और इसमें भी आज किसी ने पूछा भी गहलोत जी से कि सचिन पायलट पिछली बार से ज्यादा सक्रिय क्यों नहीं रहे, तो उन्होंने तो ये टाल गए कि वो अपने क्षेत्र में लगे हुए थे, तो इसलिए वो सक्रिय नहीं हो पाएगी प्रचार जो कर रहे थे वो। तो निश्चित रूप से इसका तो पूरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और पड़ना वाला क्या है, पड़ेगा ही, क्योंकि ये कांग्रेस भी इस बात को समझ चुकी है पूरी तरह से, और उन्होंने डैमेज कंट्रोल भी करने का प्रयास किया। सचिन पायलट ने कॉन्फ्रेंस कराई, गहलोत जी तुरंत अगले दिन कॉन्फ्रेंस में करनी पड़ी उनको कि भाई इसको ये जो बोल रहे हैं मोदी जी, क्योंकि ये जो हथियार एकदम फेंका 2 दिन पहले, ये बहुत ही खतरनाक तुरंत का पत्ता जो चला, 2 चीज जो उन्होंने चलाई, तो इससे निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा बनकर राज्य की जनता के मन में आई। राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा। डैमेज कंट्रोल की बात कही जा रही है, दोनों पार्टियों को बहुत नजदीक से देखा आपने, बीजेपी और कांग्रेस, मेन फोकस इन्हीं पर रहा। हालांकि आरएलपी और चंद्रशेखर रावण इन्होंने भी मिलकर के, और वो तो दावा बीजेपी कर रहे कि 163 सीट लेके आ रहे हैं, कांग्रेस 156 की कह रही है, हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि सत्ता की चाबी हमारे पास होगी, हमारे बिना को सरकार नहीं बना पाएगा, ये कम्युनिस्ट भी कह रहे हैं, बीएसपी भी कह रही है। अपने अपने दावे हैं, तो 3 तारीख को पता लगेगा किसकी चाबी किसके पास में रहेगी। लेकिन कांग्रेस में आपको लगता है कहीं पे कि रणनीतिक चूक रही है कि कोई मैनेजमेंट ऐसा नहीं रह पाया कि कहीं डैमेज कंट्रोल करने के लिए किसी को वो ताकत लगानी पड़े, क्योंकि बीजेपी के पास में चेहरे बहुत थे। यहाँ केवल या तो अशोक गहलोत खुद करे या फिर गांधी परिवार के माध्यम से कुछ हो, ऐसा लग रहा था कि रणनीति में कांग्रेस की चूक रही, इस पे बीजेपी थोड़ा सा ज्यादा
माइलेज लेकर के, और चाहे पहली लिस्ट का विरोध रहा, उसके बाद में जैसे डैमेज कंट्रोल किया, इस टाइप की चीजों को लेकर? देखिए, जहां तक बात है कांग्रेस की रणनीतिक चूक की जो आप कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनमें कहीं कमी रही। 2018 का इलेक्शन की मैं आपको याद दिलाता हूँ, उसमें पायलट पूरे जोश से लगे हुए थे, वो पूरे एक प्रचार की कमान संभाल रहे थे, जो उनमें उस समय जोश था। लेकिन इस वाले चुनाव में पायलट प्रचार में गए अपने समर्थक जो उम्मीदवार थे उनके, लेकिन उतना जोश उनमें नजर नहीं आया। और दूसरी बात, अभी प्रमोद जी भी कह रहे थे कि वो जो गुजर वाला फैक्टर प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले कहा, ये क्या पिछले 3 या 4 महीने से चल रहा था कि गुजर बहुत नाराज हैं कांग्रेस से, उनमें असंतोष है कांग्रेस के प्रति। तो ये सूचनाएं, ये जानकारी एक मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। आपको ध्यान होगा कि पूर्व विधायक और मंत्री और बीजेपी के जितने भी दिग्गज गुजर नेता थे, उनका एक सम्मेलन भी करवाया गया था यहाँ पे, आपको ध्यान होगा, कुछ लोगों को ज्वाइन भी करवाया गया था। तब भी कांग्रेस ने को लग रहा था कि ईस्टर्न राजस्थान, वहां से जुड़े हुए जो गुजर बाहुल्य वाले क्षेत्र जिसमें बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था, तो लगता है आपको कि उसी वक्त इसे पाटा जा सकता था, ये इस डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता था? चूक रही है। देखिए, मैं एक और इसमें जोड़ देता हूँ कि उसी दौरान प्रधानमंत्री, आपको याद हो तो, जो गुजरों के आराध्य वो है धार्मिक स्थल आसींद वाला, सवाई भोज वाला, वहां गए थे, वो गए। उसके बाद जब ईस्टर्न जो राजस्थान है, ईस्टर्न राजस्थान, पूर्वी राजस्थान जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो वहां जो गुजर बहुल पूरा इलाका ही वो पूरा गुजर बहुल इलाका है, और वहां से सबसे ज्यादा सीटें पिछली बार कांग्रेस के पास आई थी, और उससे ही वो सत्ता तक वो कांग्रेस पहुंची थी। लेकिन इस बार जब अंदाजा था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी अंदाजा था कि वो वहां कहीं नाराजगी रहेगी, उस नाराजगी की भरपाई उन्होंने ईआरसीपी जो नहर जो प्रोजेक्ट है उसको लेके किया, उसका आंदोलन भी किया। लेकिन चुनावों में हम जानते हैं वो पूर्वी राजस्थान पूरा जातिवाद से भरा हुआ इलाका है, वहां ज्यादातर सीटें एससी और एसटी की रिजर्व है, कुछ सीटें ही जनरल कास्ट के लिए हैं, तो वहाँ ये चुनाव गुजर भी नहीं लड़ पाते या अन्य जातियों के लोग भी नहीं लड़ पाते, तो वहाँ लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर गुजर वोट है। तो उन सब चीजों को देख के कांग्रेस ने ईआरसीपी का मुद्दा बड़ा जोर शोर से चलाया पिछले 6 महीने से, उसके लिए आंदोलन, उसके लिए यात्राएं भी निकाली गई कुछ जगह। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, चुनाव जब आए सिर पे, तो वो पूरा एक जातिवाद से भर गया पूर्वी राजस्थान। 39 सीटें हैं, और पिछली बार कांग्रेस के बाद 36 सीटें आई थी, तो इस बार निश्चित तौर पे कहीं कमी उसमें आनी है। आप देखिए, जो भी सूचनाएं आपको और हम तक पहुंच रही हैं, उसमें भारी तादाद में ये माना जा रहा है कि इस बार जो पायलट का समर्थक मतदाता वर्ग है, जिसको गुजर समुदाय या युवा वर्ग कह सकते हैं, तो वो उसमें बहुत भयंकर नाराजगी। उसकी नाराजगी का कारण ये है कि पिछले चुनाव में जिसको चेहरा दिखाया गया था, वो कहीं उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठ पाया। लेकिन राजीव जी, यहाँ पे एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि माली समाज है, उसको लेकर के अक्सर ये माना जाता है कि वो बीजेपी का वोट बैंक है। कहा जा रहा है कि वो भी इस बार अशोक गहलोत के लिए चेहरे के नाम पर वो डाइवर्ट हुआ है बीजेपी से। देखिए, थोड़ा बहुत हुआ है। माली, जो मेरी जानकारी है, वो अलग अलग क्षेत्रों में है। पूर्वी राजस्थान में जहाँ गुजर इधर गए, तो कुछ परसेंटेज मालियों का बीजेपी की तरफ आया। आप देखिए, कोटा, बूंदी, झालावाड़ या उस बेल्ट में, या अजमेर वाली बेल्ट में, कहीं ना कहीं अजमेर, ब्यावर, मसूदा, बिनाई जो इलाके हैं, वहां का माली समुदाय परंपरागत रूप से भाजपा का वोटर रहा है। माली और कुमावत, ओबीसी, जो मूल ओबीसी की ये 2 प्रमुख जातियां हैं, माली और कुमावत, वो हमेशा एक जो सवर्ण जातियां हैं उनके साथ रहा है, परंपरागत रूप से ही उन जातियों के साथ रहा है। तो उसका झुकाव पूरी तरह से भाजपा की तरफ है उस इलाके में। उन इलाकों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन पूर्वी राजस्थान में जब देखा माली समुदाय के लोगों ने, और वहां उनके सम्मेलन भी हुए कि भाई ये एक तरफा जा रहे हैं पायलट के पक्ष में, तो हमें मुख्यमंत्री जो हमारे समाज का है तो उसके पक्ष में जाना, तो उसमें थोड़ा बहुत छिटकाव हुआ होगा। आप देखिए, जो एक सीट है बांदीकुई, वहां भाजपा ने माली समुदाय का कैंडिडेट दिया है। धौलपुर में जो माली समाज से जुड़े कुशवाहा कहलाते हैं, कुशवाहा सैनी समाज, जो वहां दोनों भाजपा और कांग्रेस के दोनों कैंडिडेट कुशवाहा समाज के हैं। तो लेकिन इसमें थोड़ा ही अंतर पड़ेगा, मेरा जो मानना है, क्योंकि माली मूल रूप से अपने आप को बीजेपी से जुड़ा हुआ मानते हैं। उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी माली, भाजपा के माली ही रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो ईस्टर्न राजस्थान वाला बेल्ट है, उस बार वहां से चौंकाने वाले नतीजे आएंगे।
वहाँ जो जितने भी मंत्री लड़ रहे हैं, एक दो मंत्रियों को छोड़कर, आज भी मेरी बात हुई, बाकी मंत्रियों की हालत बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती। अब ये तो नतीजे ही बताएंगे कि वो जीतते हैं या क्या होता है उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। आदित्य जी, आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी या कांग्रेस की रणनीति जो रही कि मुख्यमंत्री का फेस हम नहीं रखेंगे इस बार, बीजेपी तो मैनेज कर लिया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो लगना चाहिए था कि चलिए चेहरा कौन होगा, अशोक गहलोत भी टालते रहे, लेकिन साफ दिखाई दे रहा था कि अशोक गहलोत ही फेस होंगे। बीजेपी ने लेकिन लास्ट तक भी मीडिया ने कुतेरते रहे, लेकिन कभी झलक नहीं पाने दी। तो इसका बेनिफिट मिल सकता है या फिर अशोक गहलोत के नाम का भी बेनिफिट कांग्रेस को मिल सकता है? तो देखिए, ये बड़ा अगर हम पिछले 3 या 4 स्टेट्स के इलेक्शंस देखें तो हम देखेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी मोर और लेस इसी स्ट्रेटेजी पे उन्होंने काम किया है। जैसे इससे पहले हिमाचल के इलेक्शंस हुए थे या और भी 1-2 स्टेट्स के इलेक्शंस हुए हैं। तो इसमें अभी जो यहाँ से जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, बाहर से अगर देखें तो बाय एंड लार्ज अगर हम कैंपेन को भी देख लें तो ये यहाँ जो उभर के आ रहा है वो लग रहा है अशोक गहलोत वर्सेस नरेंद्र मोदी जी। कि जैसे अशोक गहलोत की, अब हालांकि उनको डिक्लेयर नहीं किया कांग्रेस ने, लेकिन जितनी उनकी वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो उनकी पॉलिसीज रही हैं, उनके लिए गहलोत ही, चाहे क्रेडिट लेना चाहें या जिस भी चीज को ब्लेम देंगे वो गहलोत जी को ही होगा। तो अगर फेवरेबल थोड़ी सी स्कीम्स के बारे में जिस तरह से इन्होंने बढ़ चढ़ के इस पर बात की है, तो मोर और लेस ये फोरगॉन कंक्लूजन लगता है कि गहलोत जी ही कांग्रेस के हैं, और आई थिंक वोटर्स को ये बात लग रही है। और जहां तक इसको आप उससे लिंक करके भी देख सकते हैं, ये हम जो गुजरे वाले इशू पे बात कर रहे थे कि मोर और लेस ये बात उनके सपोर्टर्स को भी पता है कि अनलेस कोई इस तरह का टर्न अराउंड हुआ सीट्स में या कोई बहुत ही क्लोज वो हुआ, गहलोत ही चीफ मिनिस्टर के फेस लग रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट। लेकिन आपको लगता है सर समय रहते गहलोत पायलट के हाथ तो 3 बार ऊपर कराए गए, कभी केसी वेणुगोपाल करा रहे हैं, कभी राहुल गांधी करा रहे हैं, कभी कौन करा रहा है, लेकिन वो हाथ जुड़ नहीं पाए, यानी कि दिल भी नहीं जुड़ पाए, वो साफ झलक रहा था। ये समय रहते किया जा सकता था ताकि उसका बेनिफिट कांग्रेस को मिलता। हाँ, अब इसमें ये है कि समय रहते इसकी सॉल्यूशन इतनी आसान किस तरह से उसको रिजॉल्व करते, ये बात जरूर है कि इस मुद्दे को लास्ट मोमेंट तक वो पोस्टपोन करते रहे। जो थिंक टैंक थे या टॉप लीडरशिप थी, वो चाहते तो इस चीज को पहले इस बारे में बात करते, वो भी कर सकते थे, लेकिन इवन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन तक ये चीज बड़ी क्लियर हो रही थी कि किसके सपोर्टर्स को ज्यादा टिकट मिलेगा, जिसके सपोर्टर्स को टिकट मिलेगा शायद वो ही एक चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट प्रोजेक्ट होगा। तो लास्ट मोमेंट तक एक, और ये वैसे लीडरशिप का ये रहा भी है इनका एक, अगर आप देख लेंगे ऐसे ऐसे जितने भी बड़े मुद्दे जो कंट्रोवर्शियल होते हैं, जो अनकंफर्टेबल कर सकते हैं, उनको लास्ट मोमेंट तक खींचा जाता है। तो ये डेफिनेटली कहीं पे एक जैसे वो गांठ सी तो नजर आती है कि जो एक मतलब के डिफरेंसेस आयरन आउट पूरे नहीं हुए हैं, बट हाँ एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, वो सचिन पायलट जी भी अब इतने सीजन्ड हैं, गहलोत जी तो कह रहे हैं, उनको पता है कि इसी मुद्दे पे बात करने का अभी कोई लॉजिक नहीं है, और जब टाइम आएगा तो इस बारे में बात होगी। लेकिन वोटर्स के, चाहे वो सपोर्टर्स हैं, ये दिमाग में डेफिनेटली है कि कहीं ना कहीं और ये मुद्दा बहुत बड़ा होने वाला है। और दूसरी तरफ बीजेपी में भी मुझे तो ऐसे ये लगता है कि अगर हमने लास्ट की जो 2-3 रैलीज देख रहे थे, अगर उसमें आप वसुंधरा जी को देखो, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि शी इज मोर कंफर्टेबल, या एज कंपेयर टू जो शुरुआती मीटिंग्स हुई थी या पब्लिक मीटिंग्स हुई थी जहां पे वो अपने आप को थोड़ा आउट ऑफ प्लेस लग रही थी, लेकिन उससे ऐसा लगता है कि कहीं पे उन्हें किसी तरह की इंडिकेशन शायद हल्की सी मिल गई हो, या उनको लग रहा हो कि वो आने वाले टाइम में नतीजों में अपनी से रख पाएंगी, ऐसा शायद उनको हल्का सा आभास हुआ है जो उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है। लेकिन इसमें भी यही बात है कि शायद उनको जल्दी प्रोजेक्ट करते तो हो सकता है वो बीजेपी को भी एक थोड़ा सा उसका एडवांटेज मिल जाता, जो शायद अभी इतना ना मिल पा रहा हो। लेकिन अभी सारे इफ्स एंड बट्स हैं, अब इनको वही बात है कि हम 3 तारीख के बाद इनको अच्छे चुनाव परिणाम के बाद ही पता लगेगा कि वास्तव में राजनीति कितनी सफल हुई है या फिर राजनीतिक दलों की चूक रही है। प्रमोद जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। राजस्थान में रणनीतिक चूक कही जा सकती है या फिर आपके पास में भी चीजें पहुंची हैं? ये भी पता लगा है कि ज्योति मिर्धा को उधर शिफ्ट होने की वजह से, बीजेपी में आने की वजह से हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के साथ में काफी कुछ कोलैबोरेशन रखा और लास्ट के जो टिकट हैं वो उनके हिसाब से बांटे। तो इसका कुछ फायदा नफा नुकसान में कहीं देखा जा सकता है? देखो योगेंद्र जी, ये तो एक 5-7 सीटों पे जो चलता ही है। अब ज्योति मिर्धा का उधर मिर्धा परिवार का बिल्कुल निश्चित रूप से वर्चस्व है, इसमें कोई
दोहराया नहीं है, लेकिन एक सीट पे हनुमान बेनीवाल ने उन्होंने उतारा ही नहीं, प्रत्याशी उन्होंने छोड़ दिया था पूरा। तो वहां का एक अलग तरह से स्पेक्टर को माना जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जातिगत का जो होता है ना, मान लो मैं बीजेपी या कांग्रेस से अगर किसी सीट पर भाजपा या कांग्रेस का जाति का कोई लड़ रहा है, सैनी लड़ रहा हो, तो चाहे वो सैनी कांग्रेस के हों और भाजपा का सैनी लड़ रहा है तो वो सैनी को ही वोट जा रहे हैं। तो ऐसी जो काफी सीटें हैं जहाँ पूरी तरह से जातिगत वो नहीं हो पा रहा, पूरी तरह से जो प्रत्याशी उनकी जाति का है तो वोट भी निश्चित रूप से वहीं जा रहे हैं। लेकिन जातिगत साधने के लिए जो आप बता रहे हैं ज्योतिर्मय का, ऐसे जैसा भी बता रहे थे राजीव जी की, वो तो गुर्जर बेल्ट का भी देखो इतना, जैसे एक मंत्री हैं वो चुनाव लड़ रही हैं अलवर जिले में, तो वहां जो मंत्री जी का वहां सचिन पायलट नहीं गए के बावजूद, और उनके बगल में जो एक यादव लड़ रहा है वहां होकर वो आ गए, और उसके बगल में भी होकर आ गए, लेकिन उनकी सीट पर नहीं गई। अब इसको आप क्या मानोगे? तो क्योंकि वो जो थी मंत्री जी उस टाइम गहलोत जी के साथ थी, गुजर हैं, तो ये पब्लिक तो समझ रही है ना। और करोड़ी लाल जी ने भी एक बड़ी बात कही, जाति करके आप बता रहे हैं, आज उन्होंने कल बड़ी बात ये कही कि जो पायलट गद्दार था, जिसकी घिसाई नहीं हुई, नहीं नकारा था, जिसने काम नहीं किया कांग्रेस में, ये वैसे ही पद लेना चाहता है, ये शब्द सुनाए गए। आज वो गहलोत जी को प्यारा कैसे हो सकता है? गुजर समाज इस बात को तो सोचेगा ना। ये तो भरे मंच पे ये चले भी हैं, पूरे वो सोशल मीडिया में भी कि नकारा है तो इसकी घिसाई नहीं हुई, गद्दार पार्टी से गद्दारी की। तो वो अब आप कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हो कि हमारे राज्य में गुजरों का शोषण नहीं हुआ, 78 गुजर बीजेपी के शासन में गोलियों से भुने गए, पटरियां रोकी है, जो भी करा, उसका कोई डायमेंशन नहीं हो रहा। तो चाहे वो नागौर की आप बात करें, चाहे और क्षेत्र की बात करें जातिगत की, तो लोग बहुत समझदार हैं, वो पूरी चीजें निकाल रहे हैं। जी चले, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा। तो हमारे साथ में प्रमोद जी, आदित्य कांत जी और राजीव जी जुड़े, बहुत बारीकी से चीजों को देखा। खैर, लेकिन इस इलेक्शन में एक नई बात ये जरूर देखने को मिल रही है कि लहर जिसे पब्लिक की माउथ पब्लिसिटी से एक एहसास करते हैं, वो इस बार नहीं दिखाई दे रही है। राजनीतिक दल बेशक दावा कुछ भी करें, लेकिन ये भी अंदर खाने की बात है कि निर्दलियों से और खासकर जो छोटे दल हैं उनके प्रत्याशियों पे भी बड़े राजनीतिक दलों ने अपनी टो लगाना शुरू कर दिया है कि पता नहीं ऊंट इस करवट पे है। तो यानी कि भरोसा अभी डगमगाया है। लहर जैसी बातों का दावा बेशक किया जा रहा हो, लेकिन जनता भी एहसास होने नहीं दे रही है। खैर, लेकिन होना भी यही चाहिए। पत्ते क्यों खोले जाएं? 25 को वोटिंग और उसके बाद 3 को जब परिणाम आएंगे तब हम तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और सत्ता का महासमर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।